हेलो स्टूडेंट। तो आज जो है हम लोगों को एक नए साल की शुरुआत हो रही है। 2020-21 का सेशन है ये। एंड इस साल का पेपर तो लेट हो गया है, हो सकता है 13 सितंबर डेट आई है, लेकिन नेक्स्ट ईयर का पेपर बेटा 99% मई में ही होगा। इसलिए ये नए साल का जो बैच है हम लोग को चालू करना पड़ रहा है। और जब तक गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं आती है तब तक तो ये ऑनलाइन चलता रहेगा इसी तरीके से। और जैसी गाइडलाइन आ जाती है कोचिंग को ओपन करने की तो आप लोग ऑफलाइन भी कर सकते हो क्लास, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताऊं बेटा, वैसे तो आप लोग 12th पढ़कर पास कर ही लिया आप लोगों ने, रिजल्ट भी आ गया है, आई थिंक यूपी बोर्ड का आ गया है, सीबीएसई एसएससी का आना बाकी है। तो अभी मैं शुरुआत में 1 आवर की क्लास लूँगा और आफ्टर 20 डेज 25 डेज के बाद ये क्लास रेगुलर चलेगी 2.5 घंटे की, क्योंकि इस साल मैं डेली पढ़ाऊँगा, मंडे टू फ्राइडे डेली पढ़ाऊँगा। सैटरडे संडे इस बार हम लोग ऑफ रखेंगे और तीनों सब्जेक्ट की क्लासें इस वर्ष डेली चलेंगी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 2.5 आवर की, ठीक है। अभी फिलहाल जब तक कोई बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं तो हम लोग 1-1 घंटे की अल्टरनेट क्लास अभी फिलहाल ले रहे हैं, ठीक है। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात बेटा ये है कि आप केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में मेन टॉपिक एनसीईआरटी से चालू करने से पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल बातें मैं आपको बताना चाहता हूं अंडर द हेडिंग इंट्रोडक्टरी केमिस्ट्री, ठीक है। इस इंट्रोडक्टरी केमिस्ट्री में मैं आपके 7 या 8 लेक्चर्स लूँगा और इस इंट्रोडक्टरी क्लास में मैं पूरी केमिस्ट्री की जो बेसिक बातें हैं जो 9th-10th में पढ़ाई जाती हैं, इवन 11th-12th में नहीं 9th-10th में पढ़ाई जाती हैं, पहले मैं उनको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे। नेक्स्ट बात, जो भी क्वेश्चन सीट होगी वो पीडीएफ के रूप में आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, ओमेगा के ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आज मैं इंट्रोडक्टरी केमिस्ट्री का पहला लेक्चर लेने जा रहा हूं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी केमिस्ट्री। 7 और 8 लेक्चर्स मैं इसमें लूंगा और जो 9, 10th, 11th, 12th में आप पढ़कर आए हो उसका ज्ञान हम आपको इसमें देंगे, ठीक है। आज इंट्रोडक्टरी केमिस्ट्री में मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहता हूं जिस पर पूरी केमिस्ट्री आधारित है, दैट इज एटम। हमारी केमिस्ट्री में क्या है भैया, एटम ही एटम तो है, पूरी केमिस्ट्री में एटम का ही तो खेल है। तो इसलिए आज हम सबसे पहले इस एटम को लेके कुछ आपको बताना चाहेंगे, बेसिक बातें बताना चाहेंगे। तो वैसे आपको मालूम है, फिर भी एटम जो है इसके अंदर बेटा 2 चीजें होती हैं। एक बेटा न्यूक्लियस होता है और एक बेटा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। इधर देखो, आप लोगों ने 9, 10, 11, 12 में पढ़ा होगा कि ये एक छोटा सा हम लोग न्यूक्लियस बनाते हैं और आपको ये मालूम है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं और इसके चारों तरफ ऐसे गोल गोल सर्कुलर हम लोग ऑर्बिट बना देते हैं, जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये छोटा सा जो गोला बनाया है ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके चारों तरफ जो ढेर सारे सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं उन्हें हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं। अच्छा, तो न्यूक्लियस में क्या हो गया बेटा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गए हैं और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर में क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स हियर, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स around nucleus due to
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी सब बताते हैं, लिखते रहिएगा साथ में, ठीक है। देखो बेटा, अच्छा अभी सब बता रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनको हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। वो लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। जहां पर बैठे हो बोलोगे जरूर, क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। अगर कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए फलाना एटम के पास कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे, तो आप क्या निकालोगे? न्यूट्रॉनों का नंबर निकालोगे, प्रोटॉनों का नंबर निकालोगे और दोनों को ऐड कर दोगे तो न्यूक्लियॉन्स का नंबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने सर्कुलर पाथ बना रखा है, इन सर्कुलर पाथ को हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में सेल या ऑर्बिट। ध्यान रखिएगा बेटा, ऑर्बिट, ऑर्बिटल नहीं कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे, या आप इसको कह सकते हो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। जिसमें कौन चक्कर लगा रहा है बताओ? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन इसकी चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। यस, लग रहा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज है। आपने पढ़ रखा है अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपने ये फिजिक्स में पढ़ रखा है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2। अपोजिट चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। इसी अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, तो एटम के अंदर कितने पार्टिकल हो गए? 3, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को क्या कहा हमने? न्यूक्लियॉन्स। किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, राइट। अच्छा, अब एक दूसरी बात क्या आ रही है हमारे सामने कि सर एक बात बताइए, अगर ये चक्कर लगा रहा है तो कोई फोर्स लग रहा होगा। आपने नाम दे दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर ये दोनों एक साथ रखे हुए हैं कहीं पर तो इनके बीच में भी अट्रैक्शन लग रहा होगा? बिल्कुल लग रहा होगा। लेकिन सर न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो इनके बीच में ये तो गारंटी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। तो आखिरकार कौन सा फोर्स इनके बीच में लग रहा है जो इन दोनों को आपस में बांधे हुए है न्यूक्लियस के अंदर? तो सुनना बेटा मेरी बात, इसको समझाने के लिए एक थोड़ा सा एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे हम लोग के मोहल्ले में आप देखिए अक्सर कुत्ते जो हैं वो घूमते रहते हैं। एक कुत्ते को दूसरे कुत्ते से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आप क्या करो, एक हड्डी का टुकड़ा ऐसे डाल दो बीच में। तो जब आपने हड्डी का टुकड़ा डाला तो एक कुत्ते ने इधर से झपटा और एक कुत्ता इधर से झपटा। इन दोनों कुत्तों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था, लेकिन इस हड्डी के माध्यम से ये दोनों कुत्ते एक दूसरे से अटैच हो गए। यस, कुछ ऐसा ही न्यूक्लियस के अंदर भी होता है। इन दोनों को आप कुत्ता मान लीजिए, तो हड्डी का जो टुकड़ा होता है बेटा, वो हड्डी का टुकड़ा होता है, आपको बताना चाहेंगे पाइमेज़ोन। पाइमेज़ोन एक ऐसा पार्टिकल है न्यूक्लियस के अंदर जिसके द्वारा ये न्यूट्रॉन तेजी से प्रोटॉन में और ये प्रोटॉन तेजी से न्यूट्रॉन में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। और इसी फोर्स को नाम दिया जाता है न्यूक्लियर फोर्स। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। और आपको जान के खुशी होगी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में
ये जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है, दिस फोर्स इज अप्रॉक्स 10 की पावर 21 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जिस फोर्स से बंधा हुआ है, उस फोर्स से 10 की पावर 21 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग होता है इनके बीच में लगने वाला फोर्स, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और इस न्यूक्लियर फोर्स का रीजन क्या है? पाई मेजॉर। ये क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में आ चुका है कि विच पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर फोर्स? द आंसर इज पाई मेजॉर। ओके, अब सुनना, इसी कॉन्सेप्ट पर एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जगह नहीं है हमारे पास, तो आपने ये लिख लिया, आप इसको लिखो, आप इसको लिखो, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन कराते हैं, आप इसको लिखो। जब तक आप लिख रहे हो मैं बोल रहा हूं, एटम, एटम के अंदर दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियर पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने का रीजन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के एक साथ रहने का रीजन है पाई मेजॉर। न्यूक्लियर फोर्स इज 10 की पावर 21 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अच्छा सुना बेटा, अब मैं थोड़ा सा इसको रब करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन बताना है, लिख लिया? बिल्कुल आराम से पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है? चल, अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन जरा देखो। ये क्वेश्चन बेटा एक एग्जाम होता था पहले, सीपीएमटी, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम था यूपी में, मेडिकल एंट्रेंस का सीपीएमटी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। द क्वेश्चन इज which subatomic particle participate in chemical reaction? ऑप्शंस थे बेटा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑल ऑफ दीज। ये क्वेश्चन था। अब सुनना, एक बात बताओ, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट वो पार्टिकल करेगा जो एटम के अंदर सबसे लूजली बॉन्ड हो, सबसे ढीले तरीके से जुड़ा हो। अभी भी मैंने आपको बताया ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इनके बीच में लगता है न्यूक्लियर फोर्स जो बहुत स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि जिसको नॉर्मल तरीके से तोड़ पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जबकि ये इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है एक कमजोर फोर्स से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ा हुआ है, इसको निकालना सबसे आसान है। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन वो पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। आपको अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाओगे। इधर देखो, आप लोगों ने 9, 10, 11, 12 में पढ़ा होगा NaCl। आपको याद होगा कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो ये क्या करता है, अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को डोनेट कर देता है और ये बदल जाता है Na+ में, ये बदल जाता है Cl- में, और ये दोनों अपोजिट चार्ज आयन आपस में मिलके बनाते हैं एक कंपाउंड NaCl, जिसे आप लोग कहते हो नमक या कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट या रॉक सॉल्ट। ओके, तो आपको इस पर फोकस नहीं करना है कि सर ने ये क्या बता दिया, आपको तो सिर्फ ये समझना है कि रिएक्शन किसके कारण हो रही है, इलेक्ट्रॉनों के एक्सचेंजमेंट के कारण हो रही है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज द लूजली बॉन्डेड सब एटॉमिक पार्टिकल विच कैन बी इजिली रिमूव्ड फ्रॉम द एटम, राइट। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को भी लिखिएगा और अपने समझने के लिए इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब सुनना बेटा, न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, गोल गोल सर्कुलर ऑर्बिट बना देते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, दिस इज एटम। अब सोचो, अगर हम लोग अपनी केमिस्ट्री में एटम को ऐसे बनाएंगे तो पूरी कॉपी में भैया गोला ही गोला नजर आएगा। मतलब इस प्रकार से एटम को लिखना ये इनकन्वीनियंस है, इसको इस प्रकार से लिखने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो सुनो बेटा, वैज्ञानिकों ने क्या सोचा, वैज्ञानिकों ने एटम का रिप्रेजेंटेशन एक नए तरीके से किया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, कि एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सुनना, हम वैज्ञानिकों ने क्या किया, एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल का इस्तेमाल किया। फॉर एग्जाम्पल, मान लो X, जैसे आपने सुना होगा हाइड्रोजन एटम H, नाइट्रोजन एटम N, ऑक्सीजन एटम O, आयरन एटम Fe, कैल्शियम एटम Ca। तो मान लिया हमने उसको रिप्रेजेंट किया है भाई X। ओके, अब सुनना, इस सिंबल में एक नंबर नीचे लिखा होता है और एक नंबर ऊपर लिखा होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए हम लोग बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिप्रेजेंटेशन किससे किया, H से, एक नंबर नीचे लिखा एक नंबर ऊपर लिखा। फॉर एग्जाम्पल हीलियम, रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, He, एक नंबर नीचे लिखा एक नंबर ऊपर लिखा। और भी बता देंगे, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया से नाइट्रोजन, एक नंबर नीचे लिखा एक नंबर ऊपर लिखा। ऑक्सीजन, एक नंबर नीचे लिखा एक नंबर ऊपर लिखा। अभी और बता देंगे आपको, ठीक, सुनना बेटा, नीचे लिखे हुए नंबर को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखे नंबर को हम लोग कहते हैं एटॉमिक वेट या मास नंबर। कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता है मास नंबर और एटॉमिक मास में, ऑलमोस्ट वैल्यू बराबर होती है, इसीलिए हम लोग इसको मास नंबर भी बोलते हैं और एटॉमिक वेट भी बोलते हैं। आप एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, ठीक। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8 और एटॉमिक मास क्या है 16। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7 और एटॉमिक मास क्या है 14, ठीक है। अब सुन लो, और भी हम बता दे रहे हैं आपको, जैसे कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12। फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, मास नंबर 31। सल्फर
एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32। जैसे क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35.5। जैसे सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर 24। कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। और कुछ देख लो, आयरन, एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक मास 56। जैसे कॉपर, एटॉमिक नंबर 29, मास नंबर अपनी सुविधा से 64 भी ले सकते हो और अपनी सुविधा से 63.5 भी ले सकते हो। बहुत सारे होते हैं, ये हमें याद होने चाहिए इतने लोगों के एटलीस्ट। याद करने का मतलब ये बिल्कुल बेटा नहीं है कि आप इसको रटने बैठ गए हो, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, नहीं। पूरी केमिस्ट्री में बेटा इसी का तो खेल है कि इतने बार तुम्हारे सामने आएगा कि तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा, इसलिए इसको रटने की कोई जरूरत नहीं। तो आज मेरे बच्चों ने ये देखा कि एटम को हम लोग गोल गोल गोला बना के रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बल्कि एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। एक नंबर उसके नीचे लिखा होगा, एक नंबर उसके ऊपर लिखा होगा। नीचे वाला नंबर छोटा होता है, एटॉमिक नंबर कहते हैं। ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट या मास नंबर कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब सुनना बेटा, अब सुनना बेटा, जब भी मैं ये पॉइंट पढ़ाता हूं तो यहां पर मैं इस एटॉमिक नंबर को लेकर दो बातें बताना चाहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुनना बेटा। एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज ए होल नंबर। पहला पॉइंट, एटॉमिक नंबर जो होता है ये हमेशा होल नंबर में होता है। आपके सामने देखिए, हमने इतने सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर बताया है। एटॉमिक नंबर देखिए हमेशा होल नंबर में है। आप देखिए, देखिए, लेकिन एटॉमिक मास होल नंबर में भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, एटॉमिक नंबर हमेशा होल नंबर में ही होता है। दूसरा पॉइंट, एटॉमिक नंबर के बारे में दूसरा पॉइंट है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक। ये रब करना पड़ रहा है मेरे को। It is characteristic of an element. Yes, इस पॉइंट का क्या मतलब हो गया कि इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट। सुनना, मास नंबर, एटॉमिक वेट दो अलग अलग एलिमेंट के सेम हो सकते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर दो अलग अलग एलिमेंट के कभी भी सेम नहीं हो सकते। एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर एक पर्टिकुलर नंबर होता है जो दुनिया में किसी दूसरे एलिमेंट का नहीं हो सकता। इसीलिए बेटा हम लोग जब कभी भी किसी एलिमेंट को पहचानने की बात करते हैं तो एलिमेंट को हमेशा एटॉमिक नंबर देख के पहचाना जाता है, कभी एटॉमिक मास देखकर पहचाना नहीं जाता। मैं फिर से अपनी बात को रिकॉल करवा रहा हूं, एटॉमिक मास दो अलग अलग लोगों का सेम हो सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर दो अलग अलग लोगों का कभी भी सेम नहीं हो सकता। यह एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है हर एक एलिमेंट की। फॉर एग्जाम्पल आप ये लिखिए, ध्यान रखिएगा बेटा, मेरी इंट्रोडक्टरी क्लास
बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये साल भर ये वो बातें मैं आपको पढ़ाऊंगा जो साल भर बच्चों को परेशान करती हैं। इसलिए छोटी छोटी बातें हम पहले ही आपको पढ़ा दे रहे हैं, ताकि जब आप कंपटीशन लेवल का पढ़ो, एडवांस लेवल का पढ़ो, तो आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है? अरे देखो बेटा, हम इस पॉइंट से क्या समझाना चाहते हैं, जरा देखना बेटा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट से मैं क्या समझाना चाहता हूं, इधर देखिए। मान लीजिए मैंने बोला एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास 40 है, ऊपर लिखा है एटॉमिक मास होगा। बताइए ये एलिमेंट क्या है? तो हो सकता है कुछ बच्चे कहें कि सर ये कैल्शियम है। हो सकता है कुछ बच्चे कहें कि सर ये कैल्शियम है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बेटा ये कैल्शियम भी हो सकता है, ये पोटेशियम भी हो सकता है, और ये आर्गन भी हो सकता है। दो अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिक मास सेम हो सकता है। मतलब एटॉमिक मास को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि ये कैल्शियम होगा, कि पोटेशियम होगा, कि आर्गन होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो बेटा हम डंके की चोट पर बोलेंगे कि दिस एलिमेंट मस्ट बी कैल्शियम। इस धरती पर कोई भी दूसरा ऐसा एलिमेंट नहीं हो सकता जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता। एटॉमिक नंबर 20 का मतलब सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम। मैंने बोला एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 19, इट मस्ट बी पोटेशियम, कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैंने बोला एक एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर है 18, इट मस्ट बी आर्गन, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं हो सकता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस डिस्कशन से आपको यह क्लियर हुआ कि एटॉमिक मास दो लोगों के सेम हो सकते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर दो लोगों के सेम नहीं हो सकते। मींस इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट। ये वो नंबर होता है जिसके द्वारा हम किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, दिस इज अबाउट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ओके बेटा, ओके। चलिए, जब इतनी बातें हम लोग हो जाती हैं तो एक स्टेप आगे बढ़ना चाहेंगे। सुनना बेटा, सुनो बेटा। अब यहां पर जब एटॉमिक नंबर और मास नंबर की चर्चा मैंने करी, तो यहीं पर बात उठती है कि मैं अपने छात्रों को दो शब्दों से रूबरू कराऊं, एक आइसोटोप और एक आइसोबार। ओके, सुन बेटा। कुछ बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़कर आए होंगे, तो मैं उनको बताना चाहता हूं आइसोटोप को कहते हैं समस्थानिक, और आइसोबार को कहते हैं समभारिक। ठीक है, सुना बेटा। आइसोटोप हम उन्हें कहते हैं बेटा जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट। वो लोग जिनके एटॉमिक नंबर, नीचे वाला नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास, ऊपर वाला नंबर डिफरेंट होता है, उन्हें हम लोग कहते हैं आइसोटोप। आप सुनते रहना मेरी बात। अगर एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो ये गारंटी है बेटा इनका सिंबल भी क्या होगा, सेम होगा। कोई एक सिंबल का एटॉमिक नंबर एक ही हो सकता है,
दो अलग अलग सिंबल के एटॉमिक नंबर कभी सेम नहीं हो सकते हैं। यस, जैसे आइसोटोप का बड़ा पॉपुलर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ये देखिए बेटा, एटॉमिक नंबर सेम है इसलिए सिंबल भी सेम है, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। यस, ये तीनों आपस में है आइसोटोप। इसका नाम है बेटा प्रोटियम, इसका बेटा नाम है ड्यूटीरियम और इसका बेटा नाम है ट्राइटियम। ओके, अच्छा, वैसे तो बेटा एटॉमिक नंबर सेम है तो सिंबल तो सेम होना है, लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस ड्यूटीरियम को एक सिंबल और दे दिया है डी, ऐसे अपने मन से दे दिया है, और ट्राइटियम को एक सिंबल दे दिया है टी। ड्यूटीरियम का डी ले लिया है और ट्राइटियम का टी ले लिया। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, और देखिए एग्जांपल, जैसे बोरॉन 5b10 और 5b11। आप देखो बेटा, एटॉमिक नंबर सेम है इसीलिए सिंबल क्या है, सेम। एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। यस, ये दोनों आपस में क्या है, आइसोटोप। एक एग्जांपल और बताना चाहेंगे, जगह नहीं है, आप नीचे लिखिएगा, हम यहां लिख दे रहे हैं। क्लोरीन 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37। आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। यस, ये दोनों आपस में आइसोटोप है। तो आइसोटोप उन्हें कहेंगे जिनके नीचे वाले नंबर सेम होते हों और ऊपर वाले नंबर डिफरेंट होते हों, हम उन्हें कहेंगे आइसोटोप। ओके, सुना बेटा। अच्छा, अब बात करें आइसोबार क्या होते हैं। आइसोबार वो होंगे जिनके जेड डिफरेंट हो लेकिन ए सेम हो। मैं चाहूंगा मेरे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो फटाक से बोलें, अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो गारंटी है इनके सिंबल भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। आप देखिए एग्जाम्पल ऊपर ही लिखा हुआ है, कैल्शियम, पोटेशियम, आर्गन। आप देखिए बेटा, सबको समझ में आ रहा होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है इसीलिए सिंबल भी डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक मास सेम है। हाँ, ये तीनों आपस में क्या है, ये तीनों आपस में आइसोबार है। राइट बेटा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आइसोटोप और आइसोबार के बारे में पढ़ा। ठीक है, चल राइट बेटा। चल, आफ्टर दिस, जब ये छोटा सा डिस्कशन हो गया एटम के बारे में और हम लोगों ने दो बातें और पढ़ ली, आइसोटोप और आइसोबार। भविष्य में आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन, आइसो डाइफर, बहुत सारी चीजें हैं, आइसो स्टीयर, आइसो स्ट्रक्चरल, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो बाद में हम लोग देखेंगे। अभी दो पॉइंट, ठीक। अच्छा, अब सुनो बेटा, अब हमारे सामने सवाल ये है कि सर आपने ये तो बता दिया कि एटम के अंदर तीन पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब सर जरा ये भी बता दीजिए कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं। यस, हमारा अगला सवाल है कैलकुलेशन।
हम इनका नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट्स वेरी सिंपल। छोटे छोटे 3 फार्मूले हैं, देखो बेटा। जैसे किसी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान दो बेटा। इट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस माइनस चार्ज। ध्यान दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर एटॉमिक नंबर प्लस माइनस चार्ज। जैसे अगर किसी के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने, अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है प्लस या माइनस, तो ये वैल्यू 0 हो गई, इलेक्ट्रॉनों का नंबर सिंपल Z के बराबर हो गया। लेकिन अगर उसके ऊपर चार्ज हो प्लस या माइनस, ध्यान दो बेटा, अगर प्लस चार्ज हो तो उस चार्ज को आप माइनस कर दीजिएगा, और अगर माइनस चार्ज हो तो उसको आप प्लस कर दीजिएगा। राइट, उल्टा कर देते हैं। जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, अगर उसके ऊपर प्लस चार्ज है तो यहां पे आप माइनस कर दीजिएगा, और अगर उसके ऊपर माइनस चार्ज है तो यहां पे आप प्लस कर दीजिएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने, अगर वो सिंगल एटम से मिलकर बना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, Z प्लस माइनस चार्ज। ठीक है। अगर उसके अंदर एक से ज्यादा एटम्स हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एटम्स होंगे उनके एटॉमिक नंबर को जोड़ देंगे, बस। एग्जाम्पल के तौर पर, लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए देखिए। आपसे कोई इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का नंबर पूछे, बहुत सारे एटम्स है ना, तो सबके एटॉमिक नंबर को ऐड कर देंगे। चूंकि प्लस का 1 है तो यहां पर माइनस का 1 कर देंगे, दैट्स इट। जैसे कार्बोनेट, बहुत सारे एटम इसके अंदर है तो सबके एटॉमिक नंबर को ऐड करेंगे, और माइनस का 2 है तो यहां पे प्लस का 2 कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉनों का नंबर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इसका मतलब भी समझ गए होंगे और समेशन का मतलब भी समझ गए। ठीक है। दूसरा बेटा पॉइंट है, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन। इट इज वेरी सिंपल, जस्ट समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। चार्ज का प्रोटॉनों के नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके। और लास्ट है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इट्स वेरी सिंपल, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ढेर सारे एटम्स अगर हैं तो सबके मास नंबर को आपस में जोड़ लो, सबके एटॉमिक नंबर को आपस में जोड़ लो, फिर इन दोनों को माइनस कर दो तो न्यूट्रॉनों का नंबर आ जाए। ये 3 फार्मूले आपके दिमाग में रहने चाहिए। ओके, ये याद ही करेंगे बेटा, ज्यादा अच्छा रहता है, याद करें। तो किसी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं, ये 3 फार्मूले आपके सामने। आइए इन तीनों फार्मूलों का एप्लीकेशन किया जाए। कार्बोनेट, अमोनियम आयन, और आयन। ध्यान दो सब लोग। वैसे तो अभी 10-15 मिनट पहले मैंने सभी एटम्स के एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको बता दिए थे, फिर भी आपको पन्ना पढ़कर देखना ना पड़े, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं। ठीक है, चलो मैं करूंगा, आप देखेंगे। सब क्वेश्चन आ गया। चलिए भाई,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल कर दिखाना है। आ जाओ। इलेक्ट्रॉन बराबर समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस माइनस चार्ज। देखो एक कार्बन इसके पास है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 प्लस सबके एटॉमिक नंबर को ऐड करना है। कितने ऑक्सीजन है? 3, तो 3 इंटू एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। ये तो हो गया समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। -2 चार्ज है तो उल्टा कर देंगे +2। ओके, ऐड करो बेटा। 8 3 24, 8 तिहाई 24, 24 और 6 30, 30 + 2 32। मतलब कार्बोनेट के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। प्रोटॉन निकालना है, सिर्फ समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर करना है, चार्ज का कोई प्रभाव प्रोटॉनों के नंबर पे नहीं पड़ना। आइए, एक कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 प्लस 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना बताया था अभी? 8। ऐड कर दीजिए तो कितने प्रोटॉन्स आ गए? 30। क्या चार्ज को +2 करोगे? नहीं करेंगे, क्योंकि चार्ज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है प्रोटॉनों के ऊपर। अब हमें क्या निकालना है? न्यूट्रॉन्स। देखना बेटा, न्यूट्रॉन के लिए पहले सभी के मास नंबर को जोड़ लो, एटॉमिक नंबर को जोड़ लो और फिर उन दोनों को माइनस कर दो। आ जाओ। कार्बन का एटॉमिक मास देख के बताओ कितना है? 12 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास देख के बताओ कितना है? 16। ये तो आपने क्या निकाल लिया? A। अब इसमें माइनस करना है आपको Z। कार्बन का Z कितना होता है? 6 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का Z कितना होता है? 8। तो 16 3 = 48, 48 और 12 60, 8 3 = 24, 24 और 6 30। 60 में से 30 को माइनस कर दीजिए, न्यूट्रॉन्स का नंबर आ गया 30। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम लोग कैसे निकालते हैं, राइट। आई अभी तीनों मैं करूंगा, फिर आप लोग करेंगे। ओके, चलो भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस माइनस चार्ज। एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 प्लस 4 हाइड्रोजन है, 4 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। ये हो गया समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। अब +1 है तो -1 कर देंगे। 7 + 4 11 और 11 में से 1 को माइनस कर दिया 10। ओके, चलो प्रोटॉन, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। सिर्फ एटॉमिक नंबर को ऐड करना है। नाइट्रोजन का 7 प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का 1, दैट इज 11। ओके, अब हम लोग को निकालना है न्यूट्रॉन। आप लोग बोलोगे, जहां पर बैठे हो बोलो, मैं लिखूंगा। पहले क्या करो? एटॉमिक वेट को ऐड कर लो, एटॉमिक नंबर को ऐड कर लो, फिर दोनों को माइनस कर दो, राइट। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बोलो 14 प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। ये समेशन ऑफ मास नंबर हो गया, माइनस समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। नाइट्रोजन का बोलो 7 प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का 1।
14 प्लस 4 18, 7 प्लस 4 11, 18 में से 11 को माइनस कर दीजिए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए 7। राइट। अब हम लोगों के पास लास्ट बचा हुआ है आयरन। आयरन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने हैं। चल, करने से पहले आपको फिर से बताना चाहेंगे ये अकेला एटम है, तो जब अकेला एटम है तो समेशन की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। चार्ज नहीं है इसके ऊपर तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं होगी। राइट, जीरो हो जाएगा ये वाला वैल्यू। ठीक है, अब देखो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर सिंपल एटॉमिक नंबर, और आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है 26। चार्ज तो कोई है नहीं, ना प्लस होगा ना माइनस होगा। प्रोटॉनों का नंबर सिंपल एटॉमिक नंबर के बराबर 26। न्यूट्रॉनों का नंबर बराबर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर 30। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों ने किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालना सीखा। ठीक, चल देखिए, चलिए पेन बंद करिए, पेन बंद करिए, हाथ बांध कर बैठेंगे, सामने देखेंगे। आज हम लोग पढ़ रहे थे एटम के बारे में, जो 3 पार्टिकलों से मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, इन्हें कलेक्टिवली हम लोग न्यूक्लियॉन्स के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं ड्यू टू ए वीक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चूंकि ये कमजोर फोर्स होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से एटम के बाहर निकाला जा सकता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। किसी एटम को एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक नंबर उसके नीचे लिखा होता है एटॉमिक नंबर, एक नंबर उसके ऊपर लिखा होता है मास नंबर या एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। अब सवाल ये है कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस माइनस चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, चार्ज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर समेशन ऑफ मास नंबर माइनस समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। राइट, ये हम डांस नहीं कर रहे हैं। ऊपर का मतलब एटॉमिक वेट और नीचे का मतलब एटॉमिक नंबर। ऊपर का मतलब बड़ा वाला नंबर, नीचे का मतलब छोटा वाला नंबर। ठीक है, चलो अरे सुनो बेटा, जब ये डिस्कशन हो जाता है तो यहां से देखिए हमारे पास 2 नोट निकल कर आते हैं, 2 नोट। नोट नंबर 1 देखिए, देखिए समझ जरा, पेन बंद करो। मैंने बोर्ड पर जानबूझकर 3 प्रकार की स्पीसीज लिखी हुई हैं। एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, आपको मालूम होगा इसे हम लोग कहते हैं एनायन, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है एनायन, एनायन। एक पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज कैटायन, और ये क्या है न्यूट्रल। जानबूझकर मैंने ये 3 एग्जांपल लिए थे। क्या देखिए,
जो एनायनिक स्पीसीज होती है, ध्यान दें, इलेक्ट्रॉनों का नंबर प्रोटॉनों के नंबर से ज्यादा होता है। अरे भैया ज्यादा तो होगा ही ना मेरे भाई, जब मेरे ऊपर निगेटिव चार्ज है मतलब मेरे पास निगेटिव पार्टिकलों की संख्या ज्यादा होगी, और निगेटिव पार्टिकल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। यस, एनायन के अंदर इलेक्ट्रॉनों का नंबर ज्यादा होता है। जो पॉजिटिव चार्ज है, आप देखिए जरा, इलेक्ट्रॉन 10 थे, प्रोटॉन 11 थे। समझ गए होंगे, जब मेरे ऊपर पॉजिटिव है तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकलों का नंबर ज्यादा होना चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कौन होता है? प्रोटॉन। इसीलिए प्रोटॉनों का नंबर ज्यादा है। और ये देखिए, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। यही कारण है जितना नेगेटिव पार्टिकल होगा उतना ही पॉजिटिव पार्टिकल भी होगा। तो यहां से निष्कर्ष ये निकला बेटा, पहला पॉइंट, इन एन आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। इन कैटायन, कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का नंबर ज्यादा होगा, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कौन है? प्रोटॉन। प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होगा। और इन न्यूट्रल स्पीसीज, जब कोई चार्ज नहीं है मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर होंगे, इलेक्ट्रॉनों का नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉनों का नंबर। ओके, तो ये बहुत ही बड़ा अच्छा सा पॉइंट है, ये आपकी स्पीड को बढ़ाएगा। जैसे आपको कहीं पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दिखाई पड़ जाए, आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनों का नंबर ज्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहीं पर दिखाई पड़ जाए, आपको तुरंत समझ जाना चाहिए प्रोटॉनों का नंबर ज्यादा होगा। और दोनों का अगर कोई चार्ज नहीं है तो दोनों का नंबर बराबर होगा। राइट। दूसरा पॉइंट, क्या देखिए बेटा, आप जानते हैं बेटा, इस धरती पर प्रोटियम दैट इज 1H1। आप जानते हैं बेटा, इस धरती पर जितने भी एलिमेंट हैं, सिर्फ प्रोटियम इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। आप ध्यान से देखें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अकेला एटम है, समेशन की कोई जरूरत नहीं है। कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज का कोई रोल नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनों का नंबर सिंपल इक्वल टू एटॉमिक नंबर 1, प्रोटॉनों का नंबर सिंपल इक्वल टू एटॉमिक नंबर 1। देखिए दोनों की वैल्यू बराबर आई है क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और न्यूट्रॉनों का नंबर देखिए, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, बोले तो 0। यस, प्रोटियम इज द ओनली एलिमेंट इन द अर्थ which have no neutron. Yes, only element having no neutron. Only element having no neutron. और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों क्या है? सेम है। ओके, ठीक है बेटा।
ये 2 पॉइंट समझ में आए। चल अब 2-3 सवाल मैं दे रहा हूं, आप लोग करके दिखाएंगे। चलिए चालू हो जाइए। फटाफट। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास मैंने पीछे लिखवा दिए हैं और मैं बगल में भी लिख दे रहा हूं। ड्यूटीरियम, आइसोटोप ऑफ प्रोटियम। ओके, फटाफट चालू करो, चालू करो, फटाफट निकालो। मैंने दे दिया, आप करते रहिए भाई। करते रहिए। चलिए एक और दे दूं। आप लोग को सिर्फ एक करना है, बाकी तीनों HW हैं, घर से करके लाइएगा। सिर्फ एक करिए, 30 सेकंड दे रहे हैं घड़ी से, 30 सेकंड। हुआ? हो गया? चलो भाई देखते। अब आप लोग सामने होते तो आप लोग कुछ बोलते। अब यहां पे कमेंट नहीं चल रहे क्या मनोज? कमेंट? अच्छा चलो ठीक है। तो आइए एक मैं कर देता हूं, ये तीनों आप घर से करके लाने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस माइनस चार्ज। कितने ड्यूटीरियम है? 3। ड्यूटीरियम का एटॉमिक नंबर 1 प्लस एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, राइट। अब प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज का इफेक्ट पड़ता है। +1 है तो यहां क्या कर देंगे? -1 कर देंगे। 8 + 3 11, 11 में से एक चला गया 10। आई होप आपका सही आया होगा। प्रोटॉन निकालने है, आप समझ गए होंगे। प्रोटॉन में ये वैल्यू इतनी ही रहेगी, इसका कोई रोल नहीं होगा। तो 3 × ड्यूटीरियम का एटॉमिक नंबर प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आप ऐड कर दीजिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ गए? 11। न्यूट्रॉन निकालने हैं, क्या करेंगे हम लोग? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे। 3 × ड्यूटीरियम का एटॉमिक मास कितना है? 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। ये आ गया समेशन ऑफ एटॉमिक मास, माइनस करना है समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। 3 × 1 + 8, 3 × 2 = 6, 16 + 6 कितना आएगा? 22। और 8 + 3 कितना आएगा? 11। 22 में से 11 को माइनस कर दीजिए तो आपका सिंपल आंसर आ गया 11। ओके, ये आप लोग घर से करके लाएंगे। आप देखिए बेटा, जैसे मैंने देखा इस पे पॉजिटिव चार्ज है, हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि प्रोटॉनों का नंबर ज्यादा होगा। आप देख लीजिए प्रोटॉनों का नंबर ज्यादा है और इलेक्ट्रॉनों का नंबर कम है, ठीक है। बाकी आप लोग घर से करके लाएंगे। चलिए
एक लास्ट बात हम लोग और बताएंगे आपको और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देखो एक लास्ट, वैसे तो आप सभी को मालूम है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा क्योंकि मैं एलिमेंट्री पढ़ा रहा हूं। आप लोगों ने देखा कि एटम के अंदर 3 पार्टिकल आज आपने देखे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में रखे हुए हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा। आपको यह भी मालूम है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ओके, मैं आपको अब एक आखिरी पॉइंट बताऊंगा कि इनके चार्ज की क्या वैल्यू होती है और इनका मास कितना होता है, ये आपको याद करना है। तो ये हो गया आपका पार्टिकल, चार्ज और उनका मास। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही चार्ज एक प्रोटॉन पर होता है, सिर्फ उसका साइन अलग होता है। इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज किस में है, माइनस में है, और प्रोटॉन का यही चार्ज होगा लेकिन ये प्लस में होगा। बस न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, न्यूट्रल होता है। मास की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। एक प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है और एक न्यूट्रॉन का मास इतना होता है। राइट, तो ये बेटा आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। एक टेबल टाइप की बना लो, कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे हम आपके इसमें, आपको ये क्या करना है, याद करना है। ओके, हाँ एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, देखिए देखिए बेटा, प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में न्यूट्रॉन का जो मास होता है ना, जरा सा ज्यादा होता है, जरा सा। अब देखिए प्रोटॉन है 1.67, 0, कुछ नहीं लिखा तो 0, और यहां पे क्या हो गया 1.675, देखिए जरा सा ज्यादा है 0.005, बस इतना डिफरेंस होता है। तो प्रोटॉन का मास 1.67 और न्यूट्रॉन का मास 1.675 इंटू 10 की पावर -27, दोनों में ही सेम होता है। ठीक है, अच्छा एक तो ये पॉइंट हो गया। जब भी बेटा मैं ये पॉइंट पढ़ाता हूं, एक बहुत ही प्यारा सा एक पॉइंट और निकल कर आता है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा और फिर हम अपनी बात खत्म कर देंगे। देखिए वही बात है, एक बकेट है, बकेट कर लो या पॉलीथीन कह लो, एक पॉलीथीन है, उस पॉलीथीन में ये 2 कंकड़ पड़े हुए हैं, 2 ऐसे करके पत्थर पड़े हुए हैं। ये मान लो 2 ग्राम है, ये 2 ग्राम है, ये 3 ग्राम है, ये 4 ग्राम। और मैं आपसे पूछूं बताओ इस पॉलीथीन का वेट कितना है, तो आप क्या कहोगे, इन चारों के वेट को ऐड कर दोगे, 2 + 2 + 3 + 4, 11 ग्राम। ये तो बताओ। अब मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एक पॉलीथीन है, उसमें 2 ये पत्थर पड़े हैं 2-2 ग्राम वाले, 2 ये पत्थर पड़े हैं 3 और 4 ग्राम वाले, और थोड़ी सी रुई डाल दी है। क्या डाल दी है, रुई, और रुई का वेट है 0.0001 ग्राम। बताइए जरा इस पॉलीथीन का वेट क्या है। तो जाहिर सी बात है, सभी लोगों ने बोला कि सबको ऐड कर दो, तो
11.0001 ग्राम, यही तो आया। तो क्या मैं अपने छात्रों से ये उम्मीद नहीं कर सकता हूं कि क्या हम इस वैल्यू को अप्रॉक्स 11 ग्राम नहीं बोल सकते? अब देखिए बेटा, इनकी तुलना में इस रुई का, रुई मतलब कॉटन, इस कॉटन का जो वेट है बहुत कम है। तो अगर इस वेट को हम इग्नोर भी कर दें तो क्या इसके मास पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस पॉलीथीन का जो मास है वो इसके 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 और इसके कारण है। इसके मास का इस पॉलीथीन के मास पे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो नेग्लिजिबल है, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। यस, कुछ ऐसा ही होता है एटम के अंदर। अगर आपसे कोई एटम का मास पूछे तो आप क्या करोगे? उसके पास जितने न्यूट्रॉन हैं उनका मास, जितने प्रोटॉन हैं उनका मास, और जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनका मास जोड़ दोगे तो एटम का मास आ जाएगा। लेकिन आप ध्यान से अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से 10,000 टाइम्स कम होता है। 10,000 गुना कम होता है। इसलिए जब हम एटम का मास निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के मास को हम इग्नोर कर देते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी एटम का जो मास होता है वो सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास के समेशन के बराबर होता है। हम इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर कर सकते हैं। राइट बेटा? तो इस पॉइंट को मैं यहां पे लिखवाना चाहूंगा कि 10 एटॉमिक मास मीन्स एक एटम का मास ऑफ वन एटम इज mainly due to mass of neutron and mass of proton. ओके, एक एटम का जो मास होता है वो सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होता है। हम इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर कर सकते हैं। राइट बेटा? तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज इंट्रोडक्टरी क्लास में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा, इंटरेस्टिंग टॉपिक था, एटम के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो लेक्चर 1 आज हम यहीं पर रोकते हैं, समाप्त करते हैं। अगली क्लास में दूसरा लेक्चर हम चालू करेंगे, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बात आपको बताएंगे। ओके भाई, थैंक यू। थोड़ी देर बाद क्लास होगी बायो की। ओके ओके भाई, थैंक यू।